Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 7th, chapter 8th. How are you all students? I hope everyone is fine at your home. ये चैप्टर हम 5th पार्ट कर रहे हैं इसका, और क्योंकि चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चल रही है तो इसमें अभी हमारा ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इस कारण से कुछ टॉपिक्स रहते हैं। तो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है थंडर स्टॉर्म्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, थंडर स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म्स ज़्यादातर हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया जैसे कि इंडिया, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में देखे जा सकते हैं। ये एक बहुत ही तेज़ आंधी होती है जो गर्जना के साथ, जिसमें बिजली चमकती है और बहुत तेज़ तूफ़ान आता है। इसको हम थंडर स्टॉर्म के अलावा इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म के रूप में भी जानते हैं। इसके होने के 3 कारण होते हैं: मॉइस्चर, अनस्टेबल एयर मास एंड लिफ्टिंग फोर्स। तो इनके कारण, इनकी मौजूदगी में ही ये थंडर स्टॉर्म एग्जिस्ट होता है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सन के कारण जो अर्थ का सरफेस है वो गर्म होता है और उसके गर्म सरफेस के ऊपर प्रेजेंट जो हवा होती है वो उसके कांटेक्ट में आने के कारण गर्म हो जाती है। अर्थ के कांटेक्ट से गर्म होकर हल्की हो जाती है और राइज अप होना शुरू हो जाती है। जहाँ से ये राइज अप होती है वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और इस जगह को, खाली जगह को भरने के लिए ठंडी हवा तुरंत सराउंडिंग में से वहाँ आ जाती है, और इसी कारण से जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स वहाँ पर ब्लो करना शुरू कर देती है। जब एयर अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में मॉइस्चर कैरी करती है तो ये मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है जब ये ठंडी हवा के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, और ठंडी हवा के कांटेक्ट में आकर ही कंडेंस होकर ये बादल का रूप ले लेता है। यस, जैसे कि वाटर वेपर जब फॉर्म होता है ड्यू टू कंडेंसेशन, वो अपनी हीट लूज़ करता रहता है, और इसी के कारण जो बादल वहाँ पर बना है उसके चारों तरफ वार्म एयर इकट्ठी हो जाती है, और क्योंकि ये वार्म एयर हो जाती है इस वजह से ये और हायर एल्टीट्यूड पर राइज़ करना शुरू हो जाती है, और इसके साथ जो बादल है वो भी राइज़ करता है, और वहाँ पर एक लो एयर प्रेशर डेवलप होता है। उसके बाद जैसे जैसे और ऊंचाई पर ये बादल पहुंचता है तो यहाँ पर ठंडा टेम्परेचर होने की वजह से जो और कंडेंसेशन वहाँ पर होता है वाटर वेपर का, उसकी वजह से जो वाटर वेपर है वो रेन के रूप में फॉल होना शुरू हो जाता है। एज द एयर एट द टॉप ऑफ द कॉलम कूल्स, जैसे ही टॉप एरिया की जो हवा है वो ठंडी होती है तो वो स्प्रेड होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो स्प्रेड होती है और वहाँ पर कौन सा एरिया बनता है, वहाँ हाई एयर प्रेशर बनता है। इस कारण से जो हवा है वो नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाती है। तो बेटा इसी को हम क्या कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ हॉट एयर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर, जिसके कारण स्टॉर्मी विंड्स जो हैं वो बनती हैं और उनके साथ हैवी रेन और लाइटनिंग अकम्पनीड होती है, और ये एक थंडरस्टॉर्म का रूप ले लेती है। इसको हम एक पिक्चर के द्वारा भी क्लियरली समझ सकते हैं जो आपकी बुक में दी गई है। बेटा ये देखो, ये जो डायग्राम है इसमें ये 10,000 फीट दे रखी है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो कि इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब गर्म हवा ऊपर इस टेम्परेचर पर पहुँचती है तो ठंडी हवा के कारण, या आप कह सकते हो ठंडे टेम्परेचर के कारण, जो है इसमें कोल्ड एयर जो है वो स्प्रेड होना
शुरू हो रही है आउटसाइड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर एक हाई एयर प्रेशर या हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है। इसके कारण ही जब हाई प्रेशर हो जाता है तो ये कोल्ड एयर नीचे की तरफ ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, और इसी कारण से जो स्टॉर्मी विंड है वो ब्लो करना शुरू हो जाती है। यहाँ पर देखिए हॉट एयर की जो अपवर्ड मूवमेंट है और कोल्ड एयर की डाउनवर्ड मूवमेंट है, उसी के कारण जो थंडरस्टॉर्म है वो डेवलप होता है और उसके साथ बहुत तेज़ बारिश और लाइटनिंग भी होती है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हैज़ार्ड्स ऑफ थंडरस्टॉर्म, यानी कि थंडरस्टॉर्म के क्या क्या खतरे हमें उठाने पड़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एवरी ईयर मैनी पीपल आर किल्ड और सीरियसली इंजर्ड बाय सीवियर थंडरस्टॉर्म्स, यानी हर साल, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में जो हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर की कंट्री है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में थंडरस्टॉर्म्स आते रहते हैं, जिसके कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और सीरियसली वो लोग इंजर्ड हो जाते हैं। थंडरस्टॉर्म्स जो है उसके कारण जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं वो जड़ समेत उखड़ जाते हैं। बिजली के खंभे और इनके अलावा जो कच्चे घर होते हैं उनकी छतें भी तेज़ आंधी के कारण दूर उड़ जाती हैं। बहुत तेज़ बारिश के कारण थंडरस्टॉर्म्स के साथ बहुत तेज़ बाढ़ भी आती है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में जो लो लाइंग एरिया होते हैं वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और उसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये जो खतरे हैं थंडरस्टॉर्म के, ये लोगों को झेलने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। जैसे कि आपको पता है थंडरस्टॉर्म जो है जब डेवलप होता है तो इसके साथ बहुत तेज़ बिजली भी चमकती है, और ये बिजली इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जिसके कारण बहुत तेज़ इलेक्ट्रिक स्पार्क भी निकलता है, चिंगारी निकलती है एक बिजली की, और ये बहुत ही हाई स्पीड में ट्रैवल करती है बिजली, और इसके कारण जो जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ये जो तेज़ बिजली चमकती है इसी के कारण ये बहुत ख़तरनाक रूप ले लेती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ गति से ट्रैवल करती है और बहुत ज़्यादा डैमेजेस इसके कारण होते हैं। इसलिए जब बिजली या आप कह सकते हो थंडरस्टॉर्म जब डेवलप होता है और बहुत तेज़ उफान पर होता है, उस वक्त हमें कई प्रिकॉशंस लेने चाहिए और उनकी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम सेफ़ रहें। सबसे पहले हमें कभी भी जो मेटेलिक विंडो होती है, खिड़कियां हमारे घरों की, उनके नज़दीक नहीं बैठना चाहिए। दूसरा कि हमें किसी भी ओपन गैराज या स्टोरेज शेड जिनकी मेटल रूफ होती है उनके नीचे हमें शरण नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो मेटल की रूफ्स होती हैं वहाँ पर बिजली गिरने का ज़्यादा खतरा रहता है। सेकेंड पॉइंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो शेल्टर अगर हम लेते हैं किसी मेटेलिक एंड वाले अम्ब्रेला में, तो वो भी बहुत ही नुकसानकारी होता है, क्योंकि ऐसे छतरियों में ऊपर और हैंडल तक जो मेटेलिक रॉड होती है वो इस इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए रास्ता प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए हमें मेटल हैंड वाले जो अम्ब्रेलाज होते हैं उनका इस्तेमाल बारिश या बिजली के दौरान नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इट इज़ सेफ़र टू बी अंडर श्रब्स। यदि हम सेम हाइट वाले श्रब्स या कुछ पेड़ों के नीचे खड़े हुए जिनकी सेम हाइट हो, तो हम इस बिजली से बच सकते हैं, क्योंकि बिजली हमेशा ऊंची और लंबी हाइट वाले चीज़ों पर ही गिरती है जो कि बादल के बहुत करीब होते हैं, और इसी कारण से इनके पास बिजली आसानी से पहुंच जाती है और उन पर गिर जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है।
4th पॉइंट है, ड्यूरिंग लाइटनिंग यू शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। जब बिजली चमकती है और आप कहीं बाहर हैं तो आपको पानी के कांटेक्ट और किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। 5th पॉइंट है, इट इज़ प्रेफरेबल टू सीक शेल्टर इन अ डिच, ट्रेंच और लो ग्राउंड। यानी कि यदि आप बाहर कहीं हैं तो आपको ऐसी जगह शेल्टर लेनी चाहिए जहाँ पर लो ग्राउंड एरिया हो, ज़्यादा ऊंचाई ना हो, क्योंकि ऐसे एरिया में बिजली जो है वो नहीं गिर सकती। 6th पॉइंट है, डू नॉट टेक शेल्टर इन अ हाई राइज बिल्डिंग एज दे आर लाइकली टू बी स्ट्रक बाय लाइटनिंग। जो ऊंची इमारतें होती है, कंस्ट्रक्शन जहाँ पर चल रहा हो, ऐसी बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर शेल्टर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इन बिल्डिंगों में सबसे अधिक खतरा होता है बिजली गिरने का, क्योंकि ये काफ़ी ऊंची होती हैं। 7th है, द बेस्ट प्लेस टू टेक शेल्टर इज़ अ बस और अ कार। इट इज़ बिकॉज व्हेन द लाइटनिंग स्ट्राइक्स कार्स मेटल बॉडी कैन कंडक्ट लाइटनिंग टू द अर्थ सेफली विदाउट हार्मिंग यू और कॉजिंग एनी डैमेज। मतलब कि जब आप किसी कार या बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं उस वक्त आप काफ़ी हद तक सेफ़ रहते हैं, क्योंकि यदि उस बस या कार पर बिजली गिरती है तो वो सीधा पास हो जाती है अर्थ में, क्योंकि जो कार की या बस की मेटल बॉडी होती है वो उस बिजली के करंट को कंडक्ट करके अर्थ तक सेफली पहुंचा देती है विदाउट हार्मिंग योर बॉडी, और इससे आपके आसपास कोई नुकसान नहीं होता, और किसी भी मेटेलिक पार्ट को आप ना छुएं तो आप सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो, जिनको हम बवंडर भी कह सकते हैं, जो बहुत तेज़ गति से बहने वाली हवा होती है, वो चक्कर लगाते हुए ऊपर की तरफ उठती है और एक पाइप की तरह फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें बहुत तेज़ी से हवा घूम रही होती है। तो ये जो टॉर्नेडो होता है ये काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि इसके अंदर जो रोटेटिंग विंड होती है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है, और ये ऐसे लगती है जैसे धरती से आकाश तक जो है वो सभी चीज़ों को खींच रही है, और इसके अंदर नीचे की मिट्टी, धूल मिट्टी जो होती है, इवन उसके रास्ते में जो भी चीज़ आती है वो सभी को अपने अंदर समेट कर दूर फेंक देती है, क्योंकि इसमें बहने वाली जो हवा की गति होती है वो बहुत तेज़ होती है, और टॉर्नेडोज़ की जो स्पीड होती है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर सकती है। ज़्यादातर टॉर्नेडोज़ जो होते हैं वो वीक होते हैं, और क्योंकि ये वीक होते हैं और इंडिया जैसी कंट्री में ये बहुत ही कम डेवलप होते हैं और नज़र आते हैं। यदि आप कहीं किसी भी टॉर्नेडो में फंस जाते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। आपको ऐसे रूम में शेल्टर लेनी चाहिए जो अंडरग्राउंड हो, जहाँ कोई भी खिड़की दरवाज़ा ना हो, और उसमें आप काफ़ी सुरक्षित रह सकते हैं। सेकंड है, यू कैन ऑल्सो शट विंडोज़ एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल वेयर डेब्रिस कैन नॉट रीच। यानी कि आप ऐसी जगह पर अपने आप को छुपा के रख सकते हैं, चाहे वो टेबल के नीचे का हिस्सा हो या आप किसी भी हार्ड सरफेस के नीचे जहाँ पर कोई मलबा ना हो, वहाँ आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और साथ में विंडोज़ क्लोज़ आपको करनी पड़ेंगी। थर्ड पॉइंट है कि आपका जो बैठने का तरीका है, छुपने का जो तरीका है, उसमें आपके घुटने और कोहनियाँ नीचे की तरफ मुड़ी होनी चाहिए, और आपका सिर घुटनों में अंदर की तरफ बेंड होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और सेफ़ रहे, आपका हेड जो है वो सेफ़ रहे। ये जो पोजीशन इसमें दिखाई गई है पिक्चर में, ये बहुत ही सही पोजीशन है टॉर्नेडो से बचने के लिए। नेक्स्ट है साइक्लोन।
साइक्लोन जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड है साइलोस, जिसका अर्थ होता है स्नेक की कुंडली, कॉइल्स ऑफ अ स्नेक, यानी कि एक सांप की तरह जब वो फन उठाकर खड़ा होता है तो ऐसा लुक इसका होता है। तो साइक्लोन एक ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म होता है जिसके अंदर बहुत तेज़ स्पीड से विंड जो है एक सेंट्रल एरिया से उठकर घूमती हुई नज़र आती है और ये एरिया ओशंस के ऊपर होता है, यानी कि समुद्र के बीच में बहुत तेज़ गति से घूमती हुई हवा जब ऊपर की तरफ उठती है तो उसे साइक्लोन कहा जाता है। और साइक्लोन की जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसमें विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इनका बहुत ही योगदान होता है। ये साइक्लोन किस कारण से डेवलप होता है, इसका रीज़न है जब ओशंस के ऊपर सन की हीट पड़ती है तो जो ओशन के सरफेस वाटर है वो गर्म हो जाता है और इसके कारण वहाँ से जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ राइज़ होना शुरू हो जाती है एंड लेफ्ट द लो प्रेशर एरिया देयर, यानी कि जहाँ से गर्म हवा समुद्र के सरफेस से ऊपर उठ रही है वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण समुद्र से के आसपास की जो मॉइस्ट ठंडी हवा है वो इस गर्म हवा की जगह लेने के लिए तेज़ी से दौड़ती है। और इसी कारण से जो तेज़ी से जो मूवमेंट होती है, गर्म हवा ऊपर उठना और ठंडी हवा का उसकी जगह लेना, इसके कारण बहुत तेज़ गति से जो विंड है वो रोटेट होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रोटेशन है स्पाइरली होती है घूमते हुए, इस कारण से इन साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती है। और इन साइक्लोन्स में ये विंड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अपने साथ ये बहुत अधिक मात्रा में पानी को भी ऊपर उठा के ऊंचाई की तरफ ले जाती है, जिसके कारण ये एक पाइप की तरह नज़र आता है और बहुत अधिक मात्रा में पानी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। जब बहुत अधिक मात्रा में पानी ऊपर की तरफ राइज होता है इन द एटमॉस्फेयर, इट गेट्स कूल्ड एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस, तो वो ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है और उसके कारण जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म द क्लाउड्स। इन क्लाउड्स को थंडर क्लाउड्स कहा जाता है। जब वाटर वेपर कंडेंस होता है तो उसके द्वारा हीट रिलीज़ की जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है द हीट रिलीज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर ऑल अराउंड, यानी कि कंडेंसेशन के दौरान जब वाटर वेपर कंडेंस होते हैं तो उसके द्वारा जो हीट रिलीज़ होती है इन द एटमॉस्फेयर वो चारों तरफ की हवा को गर्म कर देती है और ये गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है कॉजिंग अ लो प्रेशर एरिया, यानी कि जब ये गर्म हवा और ऊपर उठती है तो वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, और बाहर की जो ठंडी हवा है वो सेंटर की तरफ तेज़ गति से रश करती है, जिसके कारण एक साइकिल, रिपीटेड साइकिल वहाँ पर फॉर्म हो जाती है, जिसको हम सेंटर ऑफ द स्टॉर्म भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, यानी कि ये जो सिस्टम यहाँ पर बना है इसमें क्या होता है कि जो लो प्रेशर एरिया होता है उसके चारों तरफ हाई स्पीड विंड्स जो हैं वो चक्कर काटती हैं, रिवॉल्व अराउंड होती हैं, और इसी के कारण से जो साइक्लोन है वो और भी ख़तरनाक हो जाता है। द वेदर कंडीशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड अ सेंट्रल एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर इज़ कॉल्ड साइक्लोन। और इसी तरह जहाँ पर सेंटर में बहुत ही लो प्रेशर एरिया
होता है और उसके चारों तरफ जब हाई स्पीड विंड रिवॉल्व करती हैं बहुत तेज़ स्पीड से, तो इसको साइक्लोन कहा जाता है। और इसकी स्पीड लगभग 10 से 15 किलोमीटर की तेज़ी से होता है। और जो एरिया होता है एट द सेंटर, जिसको हम लो प्रेशर एरिया कहते हैं, इसी को आई ऑफ द साइक्लोन भी कहा जाता है। क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट करूँगी। जब सेंटर में लो प्रेशर एरिया होता है, क्योंकि यहाँ से जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ राइज अप हो जाती है और बाहर से तेज़ गति से हाई स्पीड विंड आकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देती है। इस कारण से ये एक साइक्लोन का रूप ले लेता है। और क्योंकि ये हाई स्पीड विंड एक रिवॉल्यूशन के साथ इस सेंटर के चक्कर लगाती है, इसलिए इसको आई ऑफ द साइक्लोन भी कहा जाता है। तो ये जो आई ऑफ साइक्लोन होती है, इसका डायमीटर अलग अलग होता है, जो कि 10 से 30 किलोमीटर की रेंज में होता है। और इस रीजन में फ्री क्लाउड्स होते हैं और लाइट विंड्स होते हैं सेंटर में। अराउंड द आई ऑफ द साइक्लोन देयर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज़, यानी कि ये सेंटर ऑफ साइक्लोन के सराउंडिंग में 150 किलोमीटर के एरिया तक क्लाउड्स होते हैं। और जो हाई स्पीड विंड है उसकी स्पीड 150 से 250 किलोमीटर पर आवर होती है। और जो थिक क्लाउड्स होते हैं उनके साथ भारी बारिश भी होती है। फिफ्थ पॉइंट है, वंस अ साइक्लोन इज़ फॉर्म्ड इट बिगिंस टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ ओशन। एक बार जब साइक्लोन फॉर्म होता है तो वो ओशन के सरफेस पे मूव करता रहता है। द स्पीड ऑफ विंड इन द साइक्लोन इज़ मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर। और इस दौरान जो विंड की स्पीड होती है वो 120 किलोमीटर पर आवर होती है। अ साइक्लोन नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। और इस साइक्लोन को कंटिन्यू रखने के लिए इसमें लगातार वार्म और मॉइस्ट एयर की सप्लाई होनी ज़रूरी है। और जैसे जैसे ये समुद्र के किनारे पहुंचता है, क्योंकि उसे सफिशिएंट अमाउंट में वार्म और मॉइस्ट एयर नहीं मिल पाती है, इस कारण से ये वहीं पर ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो साइक्लोन होता है समुद्र में, महासागरों में शुरू होकर किनारे तक जाते जाते ख़त्म हो जाता है। ठीक है बेटा, इंडिया में क्योंकि काफ़ी एरिया जो है समुद्र तट से लगा हुआ है, नीचे का जो साउथ एरिया है वहाँ पर, और ये एरिया सारा साइक्लोन की चपेट में आता रहता है हर साल। जो इंडिया के कोस्ट एरिया हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर हर साल कोई ना कोई साइक्लोन हिट करता है और तबाही मचा देता है, जिसके कारण काफ़ी जान माल और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तो बेटा आज हम इन्हीं टॉपिक्स के साथ अपनी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, एंड कोई भी डाउट आपने माइंड में रख कर नहीं चलना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।